हेलो फ्रेंड्स, सीआईबी एबीएम का आज हम यूनिट 26 डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है आपका कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक। तो पूरा ही चैप्टर हमारा कंप्लायंस को लेके है और सिर्फ यूनिट 26 नहीं, 26 से लेके 32 ये सारे आपके मॉड्यूल डी में है। टोटल 7 चैप्टर्स है हमारे मॉड्यूल डी में और ये सातों के सातों चैप्टर कंप्लायंस उसी के रिगार्डिंग। अभी कंप्लायंस जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब समझते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो आपका मॉड्यूल डी है वो पूरा कंप्लायंस के ऊपर ही है और ये चैप्टर जो है कंप्लायंस का बेसिक उसके बारे में यहाँ पे बताया है। तो कंप्लाइंस जो वर्ड है इसका मतलब समझने का देखिए। कंप्लाइंस मतलब होता है जैसे आरबीआई हमारा रेगुलेटर है, ठीक है। आरबीआई बैंकों को कई सारे जैसे कोड ऑफ कंडक्ट, किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, उसको लेके बहुत सी सर्कुलर जारी करता है आरबीआई, ठीक है। गाइडलाइंस हमें देता है, मास्टर सर्कुलर जारी करता है और बहुत सी अलग अलग चीजें, जैसे फेमा को लेके आरबीआई के सर्कुलर्स है, ऐसे केवाईसी को लेके भी गाइडलाइंस जारी करता है। रिकवरी एजेंट्स को लेके भी जारी करता है कि किस तरह से जो है फेयर प्रैक्टिस कोड किस तरह से होना चाहिए जब भी आप लोन की रिकवरी कर रहे हैं तब, ठीक है। तो अलग अलग बहुत सारे सर्कुलर होते हैं। तो अब क्या होगा कि जो बैंक है, कई बार बैंक क्या करते हैं कि आरबीआई की गाइडलाइंस को इग्नोर कर देते हैं, मतलब जितना अच्छे से उसको फॉलो करना चाहिए वो नहीं करते। तो कंप्लाई मतलब आरबीआई की गाइडलाइंस को पूरा करना। बैंक आरबीआई ने जैसे जैसे बैंकों को करने के लिए बोला है, जो जो गाइडलाइंस बनाई है सभी चीजों को लेके, अगर बैंक उस तरह से कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब वो कंप्लाइंस का उल्लंघन कर रहा है। कंप्लाइंस मतलब आरबीआई की बात नहीं मान रहा है। तो कंप्लाई वर्ड का मतलब होता है जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस है, जो भी सर्कुलर है, आरबीआई भी नहीं, कोई भी और सुपरवाइजर, रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट, तो उनकी जो गाइडलाइंस है उनको बैंक अगर पूरा नहीं करता तो वो हमारा हो जाएगा नॉन कंप्लाइंस, ठीक है। तो नॉन कंप्लाइंस होगा तो उसका मतलब क्या है, उसका हमें आरबीआई बैंकों को ऐसे तो नहीं छोड़ेगा, अगर बैंक नॉन, तो कुछ ना कुछ उसके लिए वो पेनल्टी चार्ज करते हैं। रिसेंटली आपका ये मार्च महीने की अगर बात करें तो ऐसे कोई आरबीएल एक बैंक है, आरबीएल बैंक, उस पे 2.22 करोड़ का आरबीआई ने फाइन लगाया था इसी कंप्लायंस को लेके। कंप्लायंस क्या, उन्होंने किस बात का आरबीआई का उल्लंघन किया था, आरबीआई ये जो आपका आरबीआई है, इन्होंने जो है रिकवरी किस तरह से आपको करनी चाहिए, रिकवरी एजेंट को लेके प्रॉपर गाइडलाइंस बनाई है। तो आरबीआई बैंक के खिलाफ जो वहाँ के कस्टमर्स थे, जिन्होंने ऑब्वियसली लोन लिया था और लोन का वो पे नहीं कर रहे थे, एनपीए जो कस्टमर बोलते हैं ना, तो फिर आरबीआई बैंक, जो आरबीएल बैंक है, इस बैंक के जो रिकवरी एजेंट्स थे वो काफी स्ट्रिक्ट हो गए, मतलब उन्होंने काफी कस्टमर्स का हैरेसमेंट किया। अभी कस्टमर का हैरेसमेंट करेंगे तो वो ओम्बड्समैन के पास चले गए। फिर ओम्बड्समैन ने देखा कि जो रिकवरी एजेंट को आरबीएल बैंक ने जो अपॉइंट किया, प्रॉपर उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया, ठीक है। आपको मालूम है पुलिस वेरिफिकेशन सारी चीजें करानी चाहिए तभी आप रिकवरी एजेंट, उसको अपॉइंट करने के लिए भी कुछ आरबीआई ने जो चीजें बताई वो सब आरबीएल बैंक ने पूरा नहीं किया, और जो रिकवरी एजेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा हेरसमेंट उन्होंने कस्टमर्स को किया। और फिर बैंकिंग ओम्बड्समैन ने उनको कुछ इसके खिलाफ जो है फैसला सुनाया। तो यानी कि आरबीएल बैंक पे इसी बात को लेकर 2.22 करोड़ का फाइन लगा था कि जब आरबीआई ने बताया है कि किस तरह से रिकवरी एजेंट्स को अपॉइंट करना है, क्या क्या किस तरह से उनको ड्यूटीज करनी है, किस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट में रहकर उनको काम करना है, और आरबीएल बैंक ने नहीं किया, इसलिए 2.22 करोड़ का फाइन लगा। इससे क्या हुआ, न्यूज़पेपर में आपकी ये हेडलाइन थी कि ऐसा फाइन लगा आरबीआई बैंक का, ठीक है, पूरा जो कैपिटल लेटर होता है उसमें। तो इतने सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो जिसने भी आरबीआई बैंक का नाम देखा कि इसके ऊपर तो जो आपका आरबीआई रिजर्व बैंक ने फाइन लगाया, तो उसका क्या रेपुटेशन खराब हो गया, इमेज खराब होगी। किसी को मान लीजिए आरबीएल बैंक के पास लोन लेने जाना था तो उसने न्यूज़ पढ़ी कि उसने लोन के कस्टमर को हैरेसमेंट किया। अब उसको देख के जो है बाकी जो कस्टमर है, जो मान लीजिए वहाँ पे हाउसिंग लोन लेने जा रहा था या मान लीजिए पर्सनल लोन, तो उसके मन में डर बैठ गया कि इन केस किसी महीने मेरा सैलरी नहीं आया तो ये मुझे भी इसी तरह से हरेस करेंगे, इतने सारे और ऑप्शन है, तो मैं क्यों आरबीएल बैंक के पास जाऊँ, क्योंकि अकेला अगर पूरे इंडिया में अगर सिर्फ आरबीएल बैंक होता तो मजबूरी होती है, आरबीएल के अलावा हजारों और बैंक है। तो ये जो कस्टमर है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि या तो इसका अकाउंट जो होगा वो कुछ टाइम बाद इस्तेमाल करना बंद कर देगा, जो सेविंग बैंक है क्या पता क्लोज भी कर दे और कहीं और जाके अकाउंट खुला के वहां पे अपना लोन लेगा। तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वही कंप्लायंस है, मतलब आरबीआई की बातों को अगर नहीं मानोगे, ऐसे आरबीएल बैंक और भी आपने कई सारे बैंकों के नाम सुने होंगे कि केवाईसी नॉन कंप्लायंस को लेके इस बैंक पे फाइन लगा। एसबीआई बैंकों का भी अपना नाम सुना होगा, सेंट्रल बैंक का, पीएनबी, आईसीसी, मतलब सभी बैंकों का नाम आपको डेफिनेटली सुनने को मिलता है। कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज में जो है बैंक अगर कोई कंप्लाई नहीं करते तो आरबीआई उन पे फाइन लगाते हैं। सभी बैंकों का, पीएनबी, सभी बैंकों के आपको नाम सुनाई दे जाएंगे, न्यूज़पेपर में दिखाई दे जाएंगे। वही होता है कंप्लायंस, कि बैंकों में एक कंप्लायंस के लिए बोला गया कि बैंकों को ये सब मानना है, नहीं मानना है। अगर नहीं मानेगा बैंक तो फिर उस पर जो है फाइन पेनल्टी जो है आरबीआई लगाता है। और एक और बात कि बैंकों में जो कंप्लायंस अच्छे से काम करे तो एक होती है पोस्ट सीसीओ, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की पोस्ट होती है। सीसीओ का मेन काम क्या है, इसका काम है चेक करना कि कंप्लायंस किस तरह से हो रहा है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। तो सीसीओ का मेन काम रहेगा कि बैंकों की कंप्लायंसेस को चेक करना कि किस तरह से बैंक जो है
आरबीआई की गाइडलाइंस या कोई और मान लीजिए फेमा को लेके केवाईसी को लेके जो जो गाइडलाइंस आरबीआई बोलता है तो बैंक उसको कंप्लाई करता है कि नहीं करता है। वो चेक करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर के पास। और ये जो चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर है कम से कम जीएम रैंक या इससे ज्यादा रैंक का होना चाहिए, मतलब एक हाईएस्ट लेवल का ये ऑफिशियल्स है। और इसकी जो रिपोर्टिंग होती है डायरेक्टली जो है आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, या एक कमेटी होती है आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल लीजिए या फिर कमेटी होती है ऑडिटर की, उस कमेटी को ये डायरेक्टली जो है रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने बेसिक कर लिया। चलिए अब इंट्रोडक्शन से देखते हैं। काफ़ी आपने इंट्रोडक्शन तो समझ लिया होगा कि कंप्लायंस का क्या मतलब है, और कुछ मैंने आपको रियल लाइफ जो है एग्जांपल्स भी बताया कि किस किस बैंक पे कैसा कैसा, ये आरबीएल का जो है लेटेस्ट आपको एग्जांपल बताया। तो आप समझ गए होंगे कि कंप्लायंस क्या होता है, और अगर बैंक कंप्लायंस को पूरा नहीं करता तो उसको पेनल्टी फेस करनी पड़ती है जो कि आरबीआई उसके ऊपर लगाता है। ठीक है। और एक और बात की जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो सीसीओ वो इंडिपेंडेंट होकर काम करता है, क्योंकि अगर ये डिपेंडेंट रहेगा किसी डिपार्टमेंट से, अगर ये डरा रहेगा तो ये आरबीआई को प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये ऑफिशियल होता तो बैंक का है, बट ये इंडिपेंडेंट होकर जो है काम करता है। बाकी चीज़ें अगर कहीं पे भी किसी भी डिपार्टमेंट में, मतलब उसके पास पूरा पावर है कि किसी भी स्टाफ की या कोई भी फाइल कुछ भी मांग सकता है और उसको देख सकता है कि इसने प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से लोन दिया है नहीं दिया है। बाकी किसी भी टाइप का कोई डॉक्यूमेंट, किसी का केवाईसी कुछ भी, ये सारे डिटेल्स किसी भी स्टाफ से मांग सकता है। ठीक है, इसके पास पूरी पावर दी जाती है। Compliance is independent function that identify, assess, monitor and report on compliance risk। तो compliance risk मतलब अगर बैंक compliance को पूरा नहीं करेगा आरबीआई उस पर पेनल्टी लगाएगा, फाइन, पेनल्टी, रेपुटेशन, इमेज। तो ये क्या है, ये एक तरीके का रिस्क है टू द बोर्ड सेंटर। तो इसका काम है आइडेंटिफाई करना, असेस होता है किसी चीज को मूल्यांकन करना, मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना। रिपोर्टिंग भी ये भेजता है टॉप मैनेजमेंट को कि कैसा कैसा कंप्लायंस में काम चल रहा है। ठीक है, तो ये सारा काम आपका कंप्लायंस का रहता है। कंप्लायंस रिस्क का क्या मतलब है? कंप्लायंस रिस्क, अभी इसमें जो टर्म इस्तेमाल की है कंप्लायंस रिस्क, इट इन्वॉल्व द रिस्क ऑफ लीगल एंड और रेगुलेटरी सैंक्शंस, मटेरियल फाइनेंशियल लॉस और लॉस ऑफ रेपुटेशन। तो इसमें क्या होगा, लीगल या रेगुलेटरी सैंक्शन, रेगुलेटर जो है हमारे को कोई पेनल्टी लगा देगा कुछ इस तरह से, और फाइनेंशियल लॉस बैंकों को हो सकता है। फाइनेंशियल लॉस कैसे, अब 2 करोड़ 2.2 करोड़ अगर आरबीएल बैंक को चुकाने हैं आरबीआई को एज अ पेनल्टी, तो ये क्या है, उसका फाइनेंशियल उसके पास से 2.22 करोड़ वो पेनल्टी के तौर पे दे रहा है, तो उसका फाइनेंशियल लॉस इसमें हो गया। एंड लॉस ऑफ रेपुटेशन, रेपुटेशन भी खराब होगी। लोग न्यूज़पेपर में देखेंगे कि ये बैंक तो बिल्कुल रिकवरी एजेंट, इसके जो रिकवरी एजेंट है इस बैंक के वो बहुत ज़्यादा हरेस करते हैं, तो उसका इमेज ही खराब हो गया। तो ये सारे जो लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। बैंक सफर एज अ रिजल्ट ऑफ, तो बैंक क्यों, ये जो रिस्क है कंप्लायंस रिस्क, वो बैंक क्यों सफर करता है? उसका रीजन है कि जो उसके लॉज है, रूल्स और जो रेगुलेशंस होती है उसको अगर बैंक पूरा नहीं करता तो उसको कंप्लायंस रिस्क फेस करना होता है। और यहाँ पे फिर बताया कि कंप्लायंस सेक्शन में कौन कौन से जो आपके जो स्टेचुरी प्रोविजंस होते हैं अलग अलग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत या आरबीआई एक्ट के तहत या फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो अलग अलग एक्ट के तहत बैंकों को अलग अलग जो है स्टेचुरी प्रोविजंस पूरे करने पड़ते हैं। ठीक है, और ये तो आपके कुछ 3-4 लॉज के नाम दिए। फिर यहाँ पे कुछ आपके जैसे कुछ अलग अलग कोड या स्टैंडर्ड जो इशू किए जाते हैं, जैसे बीसी एसबीआई बैंकिंग कोड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए, फेडाई फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिक्स इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन, एक एम गायब है, फिक्स इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इनके द्वारा कुछ कोड और स्टैंडर्ड बताए जाते हैं। बीसीएसबीआई में आपने कई सारे कोड पढ़े होंगे ना, बीसीएसबीआई, ये आपका बीएफएम का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके लास्ट में भी न्यूमेरिकल के बाद ये बीसीएसबीआई के कोड्स दिए हुए। तो उस कोड में यही बताया बैंकों को किस तरह से कस्टमर को ट्रीट करना चाहिए, सुबह शाम के 7 बजे के बाद कस्टमर को किसी भी रिकवरी के लिए कॉल नहीं करना चाहिए। इस तरह के जो कुछ कोड्स बताए गए ताकि कस्टमर का फेथ बैंकों पे बना रहे। ठीक है, और ये वॉलंटरी कोड होते हैं, जो बीसीएसबी वॉलंटरी पर फिर भी बैंकों को मान्य होते हैं। और आईबीए के तहत या फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन को इंडिया, ये जो फॉरेन रिजर्व के साथ बैंक कैसे डील करेगा उसके रिगार्डिंग कोड, तो वो सारे कोड्स की यहाँ पे बात की गई है। और स्पेशली अगर हम कुछ कोड की बात करें तो वो आपका हो जाएगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। ब्लैक मनी जिसमें आपने इनकम टैक्स पे नहीं किया, व्हाइट मनी जिसमें आपने इनकम टैक्स पे किया। तो इनकम टैक्स से बचने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की सब चीज़ें की जाती है। केवाईसी नॉर्म्स आपको मालूम है, 2+8=10, ये वाला एक रहता है। हाई रिस्क के कस्टमर में हर 2 साल में हमें केवाईसी लेना होता है, मीडियम रिस्क के कस्टमर को 8 साल में, और लो रिस्क के कस्टमर को 10 साल में फिर से हमें केवाईसी लेना होता है। तो अगर बैंक अपने केवाईसी नॉर्म्स को पूरा नहीं कर रहा, या टेररिस्ट कई बार क्या करते हैं कि टेररिस्ट को फाइनेंस करने के लिए बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल किया जाता है, तो बैंकों को प्रॉपर अपने कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन, केवाईसी, ये सब चीज़ें चेक करनी चाहिए। या कई सारे टैक्स लॉ जो बैंकों को पूरे करने होते हैं, अगर बैंक उसको नहीं करता तो वो सब आपके कंप्लाइंस लिस्ट में आ जाएंगे।
और यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि हर बैंकों को क्या चाहिए कि कंप्लायंस फंक्शन को लेके पॉलिसीज बनानी चाहिए, और जो कंप्लायंस ऑफिसर होता है बैंक का, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो टॉप मैनेजमेंट को मदद करे, ताकि ये जो कंप्लायंस रिस्क जो बैंक फेस करता है उसको अच्छे से जो है मैनेज कर सके। तो जो कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि कंप्लायंस फंक्शन बैंकों में बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है काम करे। फिर यहाँ से नीचे आपको एक बार फिर से डेफिनेशन दी है कंप्लायंस। इट इज डिफाइंड एज अ एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग फॉलोइंग लॉज। तो कंप्लायंस का मतलब होता है मानना, किसी चीज को मानना, किसी चीज को पूरा करना। ठीक है, तो कोई लॉज है या फिर कोई रूल्स रेगुलेशंस है या अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट जो कि बैंकों के लिए बनाए गए हैं, अगर बैंक उसको पूरा करता है तो उसका मतलब वो कंप्लायंस कर रहा है। और ज़्यादातर इसमें होता है एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के खुद के जो इंटरनल रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो भी हो सकते हैं, और एक्सटर्नल कुछ कंप्लायंसेस भी हो सकते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बैंक है वो कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करे, और जो फेयर प्रैक्टिस कोड में बताया जाता है कि किस तरह से कस्टमर का भी आपको इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। कस्टमर जो है बैंक उनको अच्छे से ट्रीट करे, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा का सारा काम करे। तो एक स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस कल्चर इस बात को बताता है कि कितने अच्छे से जो है फेयर प्रैक्टिस कोड को बैंक पूरा कर रहा है, जो कस्टमर है उनको फेयरली ट्रीट कर रहा है, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहा है। तो एक अच्छे कंप्लायंस कल्चर की ये वाली जो है निशानी होती है। नेक्स्ट इसमें बोला है कि जो कस्टमर का ट्रस्ट है, मतलब इसका ये होगा कि जो कस्टमर का ट्रस्ट है बैंकों में बढ़ेगा। अगर बैंक ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी इन सबके साथ, इंटीग्रिटी के साथ काम करेंगे तो कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा, और अच्छी एफिशिएंट जो कस्टमर सर्विसेज है बैंक अवेलेबल करा पाएगा। तो इंट्रोडक्शन में हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। जो जो आपका मेन इंपॉर्टेंट है, कभी भी इंट्रोडक्शन में से तो नहीं पूछा जाता, बट हाँ, इंट्रोडक्शन हम इसलिए कवर करते हैं ताकि चैप्टर में आप जो आगे के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि एक्जैक्टली क्या चीज़ है। तो बेसिक बनाने के लिए आपका ये इंट्रोडक्शन किया जाता है। फिर से उन्होंने कंप्लायंस की डेफिनेशन दी है, वही डेफिनेशन जो हमने ऊपर देखी थी। ड्यू टू नॉन एडरेंस, अडर्स का मतलब होता है पालन करना। ठीक है, किसी बात को मानना। नॉन मतलब नहीं मानना। तो कुछ लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशन है, कुछ प्रैक्टिसेस है या सेल्फ रेगुलेटरी आपके स्टैंडर्ड है, कोड ऑफ कंडक्ट है, तो उनको अगर बैंक पालन नहीं करता तो उस केस में कंप्लायंस रिस्क बैंकों को फेस करना पड़ता है। तो इसमें आपका इंटरनल कंप्लायंसेस भी होता है, जिसमें जो कि इंप्लॉयज पे लागू होता है। रेगुलेटरी, लीगल कंप्लायंस, बाकी के जो कंप्लायंसेस वो भी बैंकों पे होते हैं। अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तो नहीं है। जो आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जो टॉपिक आपका एग्जाम में आ सकता है ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से टाइप के कंप्लायंसेस रिस्क बैंकों को फेस करने पड़ जाते हैं, तो वो आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, और एक क्वेश्चन आपका इसमें से बन सकता है लास्ट में। आपका जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है उसकी पोस्ट के रिगार्डिंग, ये वैसे अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, शायद ये पार्ट 2 में आएगा। ये जो टेन्योर के लेके सारी बातें ना, ये डेफिनेटली क्वेश्चन या तो इस टॉपिक में से पूछा जाएगा चैप्टर में से, या फिर जो मैंने अभी आपको रिस्क के बारे में बताया उसमें से पूछा जाएगा। बाकी चीजें बस आपको थोड़ी थोड़ी ऐसे देख के चलनी है, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये दो टॉपिक ही आपके लिए इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, एक ये टॉपिक और वो जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितने साल के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, वो ये दो टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें हम बस देखते हुए चलेंगे। सो सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो कंप्लायंस फंक्शन है इसका क्या फायदा है? तो इसका मेन फायदा ये है कि जो है ऑर्डरली बिहेवियर और यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ स्टेक होल्डर, स्पेशली एम्प्लॉय जो है यूनिफॉर्म वे में जो है सही तरह से जो है काम करते हैं। रिड्यूस सिस्टमैटिक वल्नरेबिलिटी एंड रिजल्टेंट, तो जो है सिस्टमैटिक जो वल्नरेबिलिटी जो सिस्टम में जो कमी देखने को मिलती है वो कम होती है। डेविएशंस जो होता है उसको कम, डेविएशंस कम होते हैं अगर आप अच्छे से कंप्लायंस करेंगे। और कोई भी अगर वायलेशंस किया गया तो उसका आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। फॉर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस, फॉर प्रॉम्प्ट, जैसे मान लीजिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या होता है, कई बार कुछ बैंकों का एनपी अगर बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, तो आरबीआई उनके खिलाफ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा देता है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में क्या होता है कि उनको रिस्ट्रिक्शंस होती है कि तुम पब्लिक से डिपॉजिट 1 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट नहीं ले सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नए लोन तुम नहीं दे सकते। तो इस तरह की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है जो कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत जो है बैंक लगाता, सॉरी आरबीआई बैंकों पे लगाता है। तो अगर कोई वॉलेशन हो रहा है किसी बैंक पे, मान लीजिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाया और वो उसका वायलेशन कर रहा है, तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है बैंकों में बनता है। तो इतने सारे फायदे आपके कॉम्प्लायंस फंक्शन के। फिर यहाँ पे नीचे बोला है कि ये देखिए, साथ साथ जो बीसी बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने एक पेपर रिलीज किया अप्रैल 2005, और इसमें उन्होंने कंप्लायंस को लेके बहुत सी बातें बोली। अभी तो खैर बेसल कमेटी बैंकिंग सुपरविजन अभी काम नहीं करती, अभी आरबीआई का एक अलग से डिपार्टमेंट है जो कि ये काम करता है। बट जब ये कमेटी थी, इसके जो कोड थे बनाए गए थे 2005 में, वो अभी तक बैंकों पे एप्लीकेबल है। तो उसमें बताया था कि किस किस तरह से बैंकों को ट्रीट करना चाहिए। प्रॉपर एक मतलब पूरी लिस्ट है वहाँ पे कि कस्टमर के साथ किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। अगर कोई भी मान लीजिए डिजीज सेटलमेंट है तो 15 दिन में आप उसको सेटल कर दीजिए।
एटीएम का कोई इशू है तो 7 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट कर दीजिए, वरना 100 रुपीज़ पर डे की सबसे फाइन। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो कोड था ये बैंकों पे ज़बरदस्ती नहीं था, ये वॉलंटरी था, मतलब बैंक अपनी मर्जी से जो है इसको फॉलो करे। और बहुत से बैंकों ने फॉलो किया, क्योंकि जो बैंक बीसी बीएस के कोड्स को नहीं फॉलो कर रहा है, इसका मतलब वो प्रॉपर इथिकल वे में काम करना नहीं चाह रहा, ठीक है। इससे नेगेटिव इमेज जो है बन जाती। अब यहाँ नीचे आपको बता रखा है कि कंप्लाइंस रिस्क किस वजह से होता है। लीगल या रेगुलेटरी कोई सैंक्शंस, आपके रेगुलेटर ने कुछ चीज़ आप पे बोल दिया है, उसको आप पूरा नहीं कर रहे। और फाइनेंशियल लॉस, जैसे मैंने आपको बताया आरबीएल बैंक को 2.22 करोड़ का लॉस हो गया, तो ये फाइनेंशियल लॉस है। और उसका जो रेपुटेशन है वो भी खराब हो गया, कि ये अपने कस्टमर को हैरेस करता है लोन की रिकवरी के लिए। तो ये सारे जो है रिजल्ट देखने को मिलते हैं अगर आपको कंप्लाइंस रिस्क फेस करना पड़ता है। और फिर यहाँ पे इसमें क्या बोला है कि जब भी बैंकों को ये जो लीगल और रेपुटेशन, ये जो रिस्क होता है, तो इसके लिए क्या करता है आरबीआई, जो हमारा रेगुलेटर या जो सुपरवाइजर है, नॉन कंप्लायंस अगर करेंगे तो पेनल्टी लगाएगा, ठीक है। तो बैंकों की जो इमेज है इस पेनल्टी की वजह से वो खराब हो जाती है। द रिस्क ऑफ आरबीआई पेनल्टी अराइज ड्यू टू, तो आरबीआई जो है पेनल्टी चार्ज करता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आरबीआई का, तो ये किस केस में करता है। नॉन कंप्लायंस ऑफ, अगर ये 3-4 कंप्लायंसेस बता, अगर इनको बैंक पूरा नहीं करता, इनको कंप्लाई नहीं करता, तो फिर आरबीआई जो है पेनल्टी चार्ज करता है। एक है प्रूडेंशियल्स एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, ठीक है। जो भी प्रूडेंशियल्स को लेके जो जो कंप्लायंसेस है, तो उसको लेके इंटीग्रिटी और मार्केट कंडक्ट को लेके, लीगल कंप्लायंस को लेकर इंटरनल कंप्लायंस, तो ये 4 तरह के कंप्लायंस को अगर बैंक पूरा नहीं करता, नॉन कंप्लाई करता है इन सब के साथ, तो उस केस में आरबीआई जो है उन पे पेनल्टी लगाता है। फिर आरबीआई जो है किस एक्ट के तहत जो पेनल्टी लगा सकता है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत पेनल्टी लगा सकता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। सेक्शन तो नहीं पूछेंगे, खैर सेक्शन फिर भी देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 4641 और 51(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आरबीआई जो है बैंकों पे पेनल्टी लगाता है ऑन द डेफिशिएंसी। तो आरबीआई ने जो भी आपका रेगुलेटर है उसने कुछ भी कंप्लायंस बोला और उसमें डेफिशिएंसी दिखी आरबीआई को, तो वो पेनल्टी लगा सकता है। तो वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत है। फिर यहाँ पे इन्होंने आपको आपको एक डेटा दे रखा है कि इसमें जोड़ दिया, मतलब कितने बैंक है उस पर कितनी पेनल्टी लगी। तो देखिए सभी टोटल 51 जो है एंटिटीज है, 54 बैंकों को मिला के जो है 19.41 करोड़ का टोटल पेनल्टी आरबीआई ने लगा एग्रीगेट। ये जोड़ के आपको एक डेटा दिया हुआ है जुलाई 20 से मार्च 21। तो सोचिए एक फाइनेंशियल ईयर में 54 रेगुलेटेड एंटिटीज, 54 बैंक पे आरबीआई ने 19.41 करोड़ का फाइन लगा है। तो आप इस डेटा को देख के समझ सकते हैं कि ये 19.41 करोड़ सिर्फ पेनल्टी के तौर पे आरबीआई ने अर्न की एक तरह से। और कितनों पे फाइन लगा, 54 एंटिटीज पे लगा, 54 बैंकों ने कंप्लायंस को पूरा नहीं किया। तो मतलब कंप्लायंस ऑफिसर होने के बावजूद भी छोटा मोटा जो कंप्लायंस अगर नॉन बैंक पूरा नहीं करता, डेफिनेटली उस पर जो फाइन लगाया जाएगा। कितना है, 19.41। ये डेटा आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक पुराना डेटा है। बस आप ये वाला पॉइंट याद रख लीजिए आरबीआई रेगुलेशन एक्ट के तहत। और जो ये 4 हमने पॉइंट पढ़े ना, ये थोड़ा सा देख लीजिए, एक ये देख लीजिए, और इसकी जो डेफिनेशन है कंप्लायंस इसकी ये देख लीजिए। अभी तक हमने पढ़ा बस ये 3 ही चीज इंपॉर्टेंट है। कंप्लायंस रिस्क क्या होता है, किन 4 वजहों से लगता है, किस एक्ट के तहत पेनल्टी लगाई जाती है, वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। अब चलिए, अब आपका मेन टॉपिक आ गया, कंप्लायंस रिस्क किस किस टाइप का होता है। ठीक है, तो कंप्लायंस रिस्क को जो है फॉलोइंग कैटेगरी में बांटा गया है। पहला आपका आता है रेगुलेटरी रिस्क। रेगुलेटरी रिस्क आपका एक्चुअली कंप्लायंस वो रेगुलेटरी रिस्क एक ही है। रेगुलेटरी रिस्क रेफर्स टू प्रूडेंशियल कॉन्सिक्वेंस टू द जनरल पब्लिक एंड द बैंक ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द रेगुलेटर। तो अगर आप रेगुलेटर की बात को नहीं मानोगे और वो आप पे फाइन या पेनल्टी लगाएगा, तो उसी को हम रेगुलेटरी रिस्क बोलते हैं। फैक्टर अंडर दिस रिस्क इंक्लूड फाइनेंशियल हार्म टू द कंज्यूमर्स, लीगल रेपुटेशन एंड फाइनेंशियल। तो बैंकों की जो है फाइनेंशियल हार्म तो होगा, जैसे रेगुलेटर ने जो है पेनल्टी लगा दिया, अपने नॉन कंप्लाइंस किया, तो वो क्या है, फाइनेंशियल हार्म है, रेपुटेशन भी खराब हो गया। कई बार लीगल केस भी बैंकों के खिलाफ फाइल हो जाता है, तो वो सब आपका रेगुलेटरी रिस्क में आ जाएगा। और इसमें कुछ और टाइप के रिस्क भी दिए, जैसे ऑपरेशन रिस्क। तो ऑपरेशन रिस्क किस वजह से होगा, द रिस्क ऑफ लॉस अराइज फ्रॉम इनएडिक्वेट, आपका जो सिस्टम या इंटरनल जो प्रोसेस है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, किसी इंटरनल स्टाफ ने कोई फ्रॉड कर दिया, कोई सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो उस केस में आपका ऑपरेशन रिस्क होगा। कंप्लाइंस रिस्क इज ऑपरेशन रिस्क कम अलाइव। तो ऑपरेशन रिस्क होने के बाद आपका कंप्लाइंस रिस्क जो है देखने को मिलेगा। एक एक लाइन में याद रखेंगे सफिशिएंट है कि ऑपरेशन रिस्क क्या है, सिस्टम फेलियर की वजह से या ह्यूमन एरर की वजह से। तो इसमें दो लोगों की गलती है, एक तो सिस्टम की और एक पीपल एंड प्रोसेस, ठीक है। पीपल ह्यूमन, वहाँ के जो स्टाफ है उनकी गलती से, किसी ने स्टाफ ने कोई गलती कर दी, कोई मिस्टेक कर दी, ठीक है, उस केस में आपका ये ऑपरेशन रिस्क देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई कस्टमर नेफ्ट के लिए आया, बैंक ने क्या किया, कोई स्टाफ है उसने नेफ्ट कर दिया, ठीक है, अभी नेफ्ट कर दिया और गलती से उसने एक डिजिट गलत डाल दिया, तो पैसा जहाँ पहुंचना चाहिए था, मान लीजिए कस्टमर था स्टूडेंट, कोई उसको अपनी कॉलेज की फी पे करनी थी, उसके लिए वो नेफ्ट के लिए आया था, तो उसने अपने कॉलेज का अपना नेफ्ट का अकाउंट नंबर दिया, लेकिन बैंक के स्टाफ ने क्या गलती किया, एक डिजिट गलत लिख दिया। तो गलत लिख दिया तो वो पैसा उधर तो पहुंचा नहीं,
कहाँ वो बैंकों के पास बाद में वापस आ जाता है, बैंकों के पार्किंग अकाउंट में। बट उसमें 2-4 दिन लग गए, और वो जो स्टूडेंट है उसका मान लीजिए लास्ट डेट ओवर होने वाला हो, तो उसको इशू फेस करना पड़ा। बैंक की गलती की वजह से वो हो गया ऑपरेशनल रिस्क। लीगल रिस्क क्या होता है? इट इज द पॉसिबिलिटीज दैट लॉसूट, एडवर्स जजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट टर्न्स आउट टू बी अनइन्फोर्सेबल कैन डिस्टर्ब और एडवर्सली अफेक्ट द ऑपरेशन कंडीशन ऑफ बैंक। मान लीजिए कोई बैंक के खिलाफ किसी कस्टमर ने कोई लीगल केस फाइल कर दिया, ठीक है, और लीगल केस फाइल होने में क्या हुआ कि कस्टमर जीत गया। कई बार कोर्ट में कस्टमर बैंकों के खिलाफ जो है केस फाइल कर देते हैं ना, ठीक है। अब लीगल केस कोर्ट में फाइल कर दिया गया। जनरली आपको ये केस कब देखने को मिलेगा? ज़्यादातर जो रिकवरी वाले, जो हमारे एनपी कस्टमर्स होते हैं, डिफॉल्टर्स, वो कई बार कुछ तो जेन्यून भी होते हैं, कुछ केस में वो पेमेंट नहीं करना चाहते। खासतौर पर जो विलफुल डिफॉल्टर है वो उल्टा बैंकों को जो है कि किसी ने हैरेसमेंट किया या इस तरह का कुछ हुआ, इस तरह का जो है उल्टा मतलब केस फाइल कर देते हैं। ऐसे एक लाइव केस मैंने जो है किसी न्यूज़पेपर में कहीं पे मैंने रीड किया, तो उस वो केस क्या था कि उसमें कोई लेडी थी, ठीक है, हस्बैंड उनका जो था, लेडी के जो हस्बैंड थे, वो एक्सपायर हो गए थे। अब वो जो घर था बहुत अच्छे एरिया में था, उसकी बहुत अच्छी वैल्यू थी, ऑब्वियसली बैंक ने उसको हाउसिंग लोन दिया हुआ था। अब वो जो हाउसिंग लोन है, ऑब्वियसली वो लोन डिफॉल्ट हो गया था, और हस्बैंड मतलब 4-5 साल बीमार रहे थे, और बीमार होने के बाद फिर वो एक्सपायर हो गए थे। और कोई गवर्नमेंट जॉब में थे हस्बैंड मतलब, और जो लेडी है वो पेमेंट नहीं कर रही थी, ठीक है। और बैंकों का जो लोन का अमाउंट था वो ठीक ठाक था, मतलब 50 लाख 60 लाख कुछ इतने अमाउंट का लोन था, और वो जो प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू कुछ 1 करोड़ के आसपास थी। तो बैंकों के पास तो बहुत ही सुनहरा मौका था कि वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को बेच के 50-60 लाख अपना लोन रिकवर करे, बाकी पैसा लेडी को वापस करे, इस तरह का ऑप्शन था। बट उस लेडी ने क्या किया कि अपना कोई SC ST के खिलाफ कुछ केस बना के बैंक के स्टाफ के खिलाफ जो है कोर्ट केस कर दिया। अब वो डिसीजन बाद में चला क्या हुआ वो भी बस वो भी केस मैंने कहीं पे देखा था। तो ये एक टाइप का लीगल रिस्क है, मतलब बैंकों के खिलाफ, या तो सच में भी, क्योंकि जो भी न्यूज़पेपर में पढ़ेगा, अब किसी को क्या मालूम कौन सच बोल रहा है, बैंक सच बोल रहा है या वो लेडी सच बोल रही है, कोई नहीं जानता। किसी किसी केस में मतलब वो बाद में जब कोर्ट का फाइनल डिसीजन आएगा, बातें फैक्ट्स रखी जाएगी, तब फाइनल डिसीजन आएगा। बट लीगल मतलब कोई केस बैंकों के खिलाफ किसी ने कोई फाइल कर दिया, लीगली तौर पे जो है बैंक अभी वीक है, उसको अपनी लीगल पोजीशन को जो है दिखाना पड़ेगा एक्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स है। और इसमें भी वही है, बैंकों का लॉस हो जाता है बैंकों को लीगली टर्म में भी। और शॉर्ट में एक वर्ड याद रखिए, लीगल रिस्क का मतलब है लॉ सूट। बैंकों के खिलाफ कोई मुकदमा हो जाए, वो उसके लिए क्या है? लीगल रिस्क है, ठीक है। अब कोर्ट में उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या सही है, अब उसमें वकील के खर्चे, बहुत से अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो जाएंगे, वो इसमें आ जाएगा। तीसरा था रेपुटेशन रिस्क। किसी भी वजह से, किसी भी कारण से बैंकों का इमेज खराब हो गया, तो वो तो रेपुटेशन रिस्क ही होता है। जैसे हमने बोला कि किसी बैंक को कोई पेनल्टी लगा दिया, या कस्टमर ने बैंकिंग ओम्बड्समैन में किसी बैंक के खिलाफ कंप्लेन की, और वो जो डिसीजन वो बैंक के खिलाफ आ गया, न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ देखेंगे कि कस्टमर को ये अच्छे से ट्रीट नहीं करता, ठीक है। इस तरह से जो है बैंकों की इमेज खराब हो जाती है, उसकी वजह से जो लॉस होता है वो रेपुटेशन रिस्क है। जैसे हमने वो आरबीएल का एग्जाम्पल देखा कि भले ही वो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि आरबीएल ने जो है रिकवरी एजेंट्स की जो गाइडलाइंस उसको पूरा नहीं किया, उसमें फाइन लगा, बट उस न्यूज़ को देख के जो जनता है, आम जनता, उसके दिमाग में क्या रहेगा कि जो इमेज है, डेफिनेटली इमेज तो अच्छी नहीं होगी, इमेज डेफिनेटली खराब होगी, तो उसके लिए रेपुटेशन रिस्क इसमें हो गया। लास्ट और चौथा रिस्क है आपका यहाँ पे एनिहिलेशन रिस्क, अराइजिंग फ्रॉम पॉसिबिलिटीज ऑफ रेगुलेटरी एक्शन ऑफ क्लोजिंग डाउन बिजनेस। तो ये रिस्क कब होता है कि रेगुलेटर कई बार इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेगा कि वो ब्रांच, ये जो आपका बिजनेस है वही क्लोज करने को बोल देगा। कुछ बैंक ऐसे होते हैं जिनको बैंक जो आरबीआई है ब्रांच ही क्लोज करने को बोलता है। बीच में कुछ फिनटेक जो कुछ फिनटेक जो है, जो फाइनेंशियल, जो टेक्नोलॉजी की हेल्प से फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, तो कुछ फिनटेक कंपनीज को बंद किया गया था आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो अगर पूरा का पूरा बिजनेस भी क्लोज करना पड़ जाए, तो वो हो जाएगा इनहिलेशन रिस्क। तो 4 तरह के मेन मेन रिस्क हो गए। और यहाँ पे आपके नॉन बिजनेस कैटेगरी के भी रिस्क दिए हुए। आपका ये नॉन फाइनेंशियल रिस्क भी दिया है। एक आता है आपका बिजनेस रिस्क, और दूसरा आता है स्ट्रैटेजी रिस्क। बिजनेस रिस्क का क्या मतलब है? बिजनेस रिस्क इज अ फैक्टर दैट मे हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ऑपरेशंस एंड प्रॉफिट। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस आपके ऑपरेशन और प्रॉफिटेबिलिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आपके लिए बिजनेस रिस्क है। तो ये दोनों ही तरीके से हो सकता है, इंटरनल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, और एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से भी, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी जो है हो सकता है। मान लीजिए डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस ओवर ए कंपनी। मान लीजिए आपकी जो गुड्स जो या सर्विसेज जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी डिमांड अभी थोड़ी कम हो गई है। जब तक चाइना के प्रोडक्ट नहीं थे, उससे पहले इंडिया की जो कंपनीज थी, वहां पर लोकल मार्केट की डिमांड ज्यादा थी। जब से चाइना के प्रोडक्ट आए, तो तब से क्या हुआ, जैसे मोबाइल फोन का एग्जांपल ले लीजिए। पहले यहाँ की जो लोकल मोबाइल फोन वाली कंपनीज थी, जो हमारी इंडिया की कंपनीज थी, उनके मोबाइल फोन ज्यादा खरीदे बेचे जाते थे। पर जब से चाइना की कंपनी सस्ते, अच्छे, टिकाऊ, जो टिकाऊ तो नहीं बोला जाएगा, अगर सस्ते अच्छे जो मोबाइल लेके आई, और उसकी वजह से जो इंडियन की कंपनीज थी, उनकी मोबाइल की बिक्री होनी कम हो गई। तो ये एक क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है।
ऐसे कुछ इंटरनल फैक्टर भी होते हैं। इंटरनल फैक्टर को आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, उसको आप करेक्ट कर सकते हो। मतलब जो चीज़ें बाहर वालों के हाथ में, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके अपने हाथ में, उसको तो आप चेंज कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए आपकी सेल्स अच्छी नहीं हो रही, तो उसका रीज़न हो सकता है इनइफेक्टिव मार्केटिंग एफर्ट्स, कि आपकी मार्केटिंग टीम अच्छे से एफर्ट्स नहीं कर रही या सेल्स टीम अच्छे से काम नहीं कर रही। तो उस केस में या तो आप उनको चेंज करेंगे या उसको उसमें रिस्ट्रक्चर, मतलब उसमें कुछ आप चेंज करेंगे, अपनी मार्केटिंग अप्रोच में चेंज करेंगे, ताकि ये अच्छी मार्केटिंग ना होने की वजह से जो आपका रिस्क हो रहा है, तो उसको आप जो है उससे आप बच सके। बहुत सी पिक्चर आपने देखी होगी, जो पिक्चरें बनती है, अगर मान लीजिए पिक्चर की कीमत है 500 करोड़ में बनी है, तो उसमें से ऑलमोस्ट 20 से 25% यानी कि एक चौथाई जो पैसा है, उसकी मार्केटिंग के लिए खर्च किया जाता है। तो इसका मतलब एक अच्छी मार्केटिंग एक पिक्चर को अच्छा बनाने या खराब बनाने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। तो सेम ऐसे ही है, कुछ ऐसी पिक्चर जिनका कोई अच्छा स्टोरी नहीं होता, फिर भी वो बहुत हिट हो जाती है, क्योंकि उनकी एक मार्केटिंग टीम अच्छी होती है, उनकी अच्छे से मार्केटिंग की जाती है, सेल्स टीम उनकी अच्छे से काम करती है। तो वही आपका बिजनेस रिस्क है, कि या तो आपकी सेल्स कम हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, और ये दो कारण से हो सकता है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। एक्सटर्नल जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कोई नया नई कंपनी आ गई जो कि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेके आई है, तो उसकी बिक्री बढ़ गई और उससे आपकी बिक्री कम होगी। इंटरनल फैक्टर जिसको आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे आपकी सेल्स टीम, मार्केटिंग की टीम्स के एफर्ट्स अच्छे नहीं है, तो या आप उनको चेंज कीजिए या उसमें कुछ रिस्ट्रक्चर कीजिए। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रैटेजिक रिस्क। स्ट्रैटेजी आपने कुछ बनाई और वो उस तरह से काम नहीं की। एक होता है ना कि एक आइडिया आपने बहुत अच्छा दिया, स्ट्रैटेजी आपने बहुत अच्छे से की, बट आपने उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसकी वजह से जो रिस्क होगा वो होगा स्ट्रैटेजी रिस्क। ठीक है, इट इज अ करंट और प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट ऑन अर्निंग, तो इससे आपकी अर्निंग और कैपिटल पे डेफिनेटली जो है एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो इसका रीजन क्या है? इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। आपने डिसीजन तो बहुत अच्छा लिया, लेकिन उसको आपने सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया। इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। और लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडस्ट्री चेंज, अभी इंडस्ट्री चेंज आ गया, उसके हिसाब से आपने प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। अभी जैसे बहुत सी जो आप जैसे कोई भी आप इसका एग्जांपल ले लीजिए। हाँ, आपका जैसे जैसे बीच में हीरो साइकिल्स का कुछ स्टोरी था ना। स्टार्टिंग में साइकिल्स बहुत होते थे, उसके बाद फिर ये मोटरसाइकिल का ज़माना आ गया। ठीक है। तो कुछ टाइम तक हीरो साइकिल्स ने इस बात को नहीं समझा और वो अपने साइकिल्स के प्रोडक्शन में लगी रही। फिर बाद में इसका जो कंडीशन बहुत खराब हो गया, मतलब जो सेल्स है बहुत कम हो गई। फिर बाद में इन्होंने नई स्ट्रेटजी बनाई कि हम क्या करेंगे, अभी मोटरसाइकिल का ज़माना है, तो हम भी जो है मोटरसाइकिल इसमें ग्रो करेंगे। फिर हीरो तो इंडिया की थी, फिर होंडा, इन इनके साथ मिलके जो है इन्होंने ये हीरो होंडा की शुरुआत की थी। अभी वो दोनों अलग हो गई है, खैर। तो मतलब ये हीरो इनकी जो टीम थी, उन्होंने क्या एक स्ट्रैटेजी बनाई कि अब हमारा जो है साइकिल बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, तो हमें किसी और जो आजकल की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, उसको हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो उन्होंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाया और उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन किया। बाद में फिर इसकी जो ग्रोथ है वो काफी बढ़ गई थी। तो स्ट्रैटेजी रिस्क मतलब आपका जो आइडिया है, जो डिसीजन है, किस तरह से आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसकी वजह से अगर आप सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो वो आपका स्ट्रैटेजी रिस्क इसमें हो जाएगा। ये सारे टाइप के हमने रिस्क पढ़ लिए, 5-6 रिस्क इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्लायंस रिस्क रिलेटिंग टू साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्या कंप्लायंस रिस्क है वो हम देखेंगे। साइबर सिक्योरिटी का क्या मतलब है? आप जानते हैं कि बैंकों में कंप्यूटर के थ्रू, आईटी के थ्रू जो है बैंकिंग सर्विसेज दी जाती है। कोई भी प्रोडक्ट जैसे अकाउंट ओपनिंग या पैसा ट्रांसफर, विड्रॉल, सब कुछ आईटी यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से होता है। तो साइबर सिक्योरिटी मतलब आपका जो कंप्यूटर है उसको वायरस या हैकर्स हैक ना कर सके। ठीक है, वही आपका साइबर सिक्योरिटी है। अगर इसके रिगार्डिंग भी आरबीआई ने कंप्लायंसेस बताया कि आपको जो सिस्टम है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, वो अच्छे से काम करना चाहिए। अगर नहीं काम कर रहा, उसको लेके प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई कि किस तरह से आपको अपनी साइबर सिक्योरिटी को बना के रखना है। अगर उस केस में बैंक उस गाइडलाइंस को पूरा नहीं कर रहा, तो वो जाएगा कंप्लायंस रिस्क रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, कि बैंकों को सारा काम जब आईटी सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से हो रहा है, तो उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी बनाने के लिए भी आरबीआई ने गाइडलाइंस दी और बैंकों को ये भी पूरा करना होता है। अगर बैंकों की तरफ से कहीं भी साइबर सिक्योरिटी में कुछ कमी देखता है आरबीआई, तो फिर से पेनल्टी उसमें लगाता है। तो इसमें तीन मेन एरियाज को फोकस किया जाता है। एक है कॉन्फिडेंशियली ब्रीच। कॉन्फिडेंशियल ब्रीच का मतलब होगा कस्टमर का डेटा चोरी हो गया। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन थी, कितना कितना बैलेंस किसके अकाउंट में, वो डेटा ही चोरी हो गया। सेकंड आता है अवेलेबिलिटी ब्रीच। सिस्टम तो ठीक है, लेकिन जो सर्विसेज है वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है। ठीक है, सिस्टम सही है, लेकिन आपका आपको मालूम है कि सिस्टम तो ठीक है, मतलब कंप्यूटर सही काम कर रहा है, लेकिन आप जैसे सीवीएस, बिना सीबीएस के तो वो आपके लिए सिर्फ एक डिब्बे के तौर पे ना, कंप्यूटर बिना सीबीएस के आप कुछ पैसा ट्रांसफर कुछ भी नहीं कर सकते। तो सीबीएस काम नहीं कर रहा, बट कंप्यूटर ठीक है, तो वो आपका अवेलेबिलिटी ब्रीच हो जाएगा। तीसरा जगह इंटीग्रिटी ब्रीच। मतलब जो भी डेटा है वो क्या हो गया, करप्ट हो गया। इंटीग्रिटी जो इन्फॉर्मेशन थी, वो इंटीग्रिटी उसकी नहीं है, अभी डेटा जो है करप्ट हो चुका है, उस डेटा पे आप विश्वास नहीं कर सकते, तो वो हो जाएगा इंटीग्रिटी ब्रीच। तो तीन तरह से आपका ये आपका साइबर सिक्योरिटी में कंप्लाइंस रिस्क हो सकता है। ये तीनों नाम आप याद रख लीजिए, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका कंप्लायंस पॉलिसी। कंप्लायंस पॉलिसी क्या होता है और किस तरह से काम करता है? तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कंप्लायंस फंक्शन बैंकों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और
जो कंप्लायंस फंक्शन इन द बैंक हैज टू एडिक्वेटली इनेबल एंड मेक एफिशिएंट सफिशिएंट इंडिपेंडेंस इन अकॉर्डेंस विद परसेप्शन। तो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने 2005 में जो है कुछ कोर्स बताया और उसमें बताया कि बैंकों को कंप्लायंस फंक्शन को किस तरह से जो है काम करना चाहिए। इसमें बोला कंप्लायंस पॉलिसी मस्ट स्पीक ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर्स। तो कंप्लायंस फंक्शन के रिगार्डिंग क्या क्या स्टैंडर्ड प्रिंसिपल या प्रोसीजर इस्तेमाल करने चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लायंस पॉलिसी में होनी चाहिए। कंसिस्टेंट विद आरबीआई डायरेक्शंस, तो आरबीआई ने जो डायरेक्शंस दी है किस तरह के बैंकों को स्टैंडर्ड प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स मेंटेन करने हैं, तो वो सारी चीज़ आपकी कंप्लायंस पॉलिसी में होनी चाहिए। सेकंड बोला है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट इन द बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लायंस गाइडलाइंस शुड बी, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना चाहिए कंप्लायंस गाइडलाइंस को लेके, और उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि ज़रूरी है आरबीआई के सर्कुलर डायरेक्शन कंप्लायंस को लेके, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखे जो है बैंकों को प्रॉपर एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट रेडी करना चाहिए। और आरबीआई ने एक प्रॉपर सर्कुलर जारी किया था, और ये सर्कुलर का पूरा नंबर बता रहेगा। सर्कुलर नंबर ये था, अगर आप चाहें तो इस नंबर से सर्च करेंगे आपको ये गूगल में भी मिल जाएगा। इसका डेट है 20 अप्रैल 2007। तो 2007 में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया। उस सर्कुलर में क्या था, एडवाइस ऑल बैंक टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट कंप्लायंस फंक्शन पॉलिसी फॉर बैंक। तो हर बैंकों को इसमें बोला था कि आप सभी बैंक अपना एक कंप्लायंस फंक्शन पॉलिसी बनाइए 6 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ दिस सर्कुलर। तो 20/4/2007 के 6 महीने के अंदर अंदर आपको एक कंप्लायंस फंक्शन को लेकर पॉलिसी बनानी चाहिए। इसको लेकर आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन किया था। और द कंप्लायंस पॉलिसी, तो जो कंप्लायंस पॉलिसी बनाएगा तो उसमें क्या क्या की एलिमेंट्स होने चाहिए उसकी हमें बात की। कंप्लायंस का क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, कितना स्कोप है, कंप्लायंस फंक्शन का कितना स्कोप है, और जोनल रीजनल आपकी ब्रांचेस सब्सिडी, अगर आपकी फॉरेन ब्रांचेस है तो उस पर ये किस तरह से कंप्लायंस फंक्शन काम करेगा। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, सीसीओ, सबसे जो बैंकों का जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है जो कि कंप्लायंस को देखता है, वो सीसीओ होता है। ठीक है, सीसीओ के बारे में पूरा टॉपिक है जो मैं आपको कहा था ना, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक वो यही है। सीसीओ कौन होता है, कितने साल के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है, कौन कौन एलिजिबल है सीसीओ बनने के लिए, तो उसके ऊपर पूरा एक टॉपिक अभी हम देखेंगे। शायद इस पार्ट में तो नहीं हो पाएगा, पार्ट 2 में ही वो हम देख पाएंगे। तो सीसीओ के बारे में सारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी कंप्लायंस पॉलिसी में मेंशन होनी चाहिए। और फिर आरबीआई ने दोबारा से एक 11 सितंबर 2020 में जो है कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक एंड रोल ऑफ सीसीओ को लेके कुछ और गाइडलाइंस जारी करने को बैंकों को बोली थी। ठीक है, कि आप जैसे बैंकों ने ऑलरेडी पुरानी इस गाइडलाइंस को सुन के, ये तो 2007 की बात है ना, तो कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की होगी, कंप्लायंस जो बैंकों की पॉलिसी उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, है ना। हर कोई अमेंडमेंट रिव्यू तो चाहता ही है, तो ऐसे यहाँ पे भी था। तो उसी के तहत 2020 में फिर से जो है कंप्लायंस जो आपका ऑफिसर होगा उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी उसको लेकर फिर से गाइडलाइंस के लिए आरबीआई ने फिर से जो है कम्युनिकेशन जारी किया था। फिर बोला कि बैंकों की जो कंप्लायंस पॉलिसी होनी चाहिए वो बोर्ड अप्रूव्ड होनी चाहिए, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा पॉलिसी अप्रूव होनी चाहिए। सेकंड, द पॉलिसी शुड एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट द साइज। तो जिस हिसाब से बैंकों का साइज कॉम्प्लेक्सिटी है उस हिसाब से कंप्लाई, जिस हिसाब से बैंकों का कंप्लायंस रिस्क प्रोफाइल है वही चीज़ आपकी पॉलिसी में मेंशन होनी चाहिए। उस तरह से आपको पॉलिसी बनानी है। द बैंक शुड डेवलप एंड मेंटेन अस क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, जो किसी की क्वालिटी चेक करता है। ठीक है, कोई भी कंपनी है उसमें अगर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है वो चेक करेगा कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका क्वालिटी क्या है। तो ऐसे ही आपको बैंकों का एक क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम होना चाहिए जो कि कंप्लायंस फंक्शन को चेक करे कि जो बैंकों ने पॉलिसी बनाई है इसका क्वालिटी कितना है, कितना बेटर वे में काम कर पा रहा है, तो उसको लेके क्वालिटी एश्योरेंस जो है होना चाहिए। पॉलिसी शुड ले आउट स्पेशल थ्रस्ट ऑन बिल्डिंग ऑफ कंप्लायंस कल्चर। तो ये पॉलिसी इस तरह से होनी चाहिए कि ताकि जो कंप्लायंस कल्चर है उसको डेवलप करने में, बिल्ड करने में मदद मिले। और इसमें प्रॉपर जो है रिपोर्ट आरबीआई को देनी चाहिए बाय द टॉप एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और एसीबी ऑफ द बैंक। तो बैंकों के जो टॉप एग्जीक्यूटिव उनको जो है ये रिपोर्ट अपनी आरबीआई को भेजनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो पॉलिसी में सब मेंशन होनी चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट है, द पॉलिसी शुड बी रिव्यूड, कम से कम साल में एक बार रिव्यू उसका होना चाहिए कि पॉलिसी किस तरह से काम कर रही है। तो ये सारे पॉइंट्स कंप्लायंस पॉलिसी को लेकर बताए गए। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है प्रिंसिपल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, इसको हम लोग पार्ट 2 से ही डिस्कस करेंगे। चलिए, जो जो हमने पढ़ा है इसको शॉर्ट में फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हम्म कंप्लायंस इसका क्या मतलब है, यहाँ पे पूरी एक डेफिनेशन दी है। तो कंप्लायंस इसका सिंपल सा मतलब है कि इट इज डिफाइंड एज एक्ट ऑफ, तो जो भी लॉज रूल्स रेगुलेशंस या अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट बैंकों के लिए बताए गए तो उनका पालन करना। अगर उसको पूरा नहीं करता, नॉन कंप्लाई करता है बैंक, तो फिर आरबीआई उसे पेनल्टी लगाएगा। किस किस तरह के रूल्स, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज ऑफ मैनेजमेंट एक्ट, और आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ताकि इन एक्ट के तहत क्या होता है कि जैसे मनी लॉन्ड्रिंग बैंक ना कर पाए, या आरबीआई एक्ट के तहत आरबीआई ने कई सारी गाइडलाइंस जारी की है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत गाइडलाइंस जारी की, तो इन सबको बैंक कंप्लाई करे। तो ये सब इसमें बोला गया। फिर आता है कि कंप्लाइंस रिस्क वही है कि अगर आप नॉन एडरस मतलब पालन नहीं कर रहे लॉज रूल्स रेगुलेशन जो कि आपके रेगुलेटर ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला, तो उसके आपका कंप्लाइंस रिस्क उसमें हो जाएगा।
इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो अगर कंप्लायंस रिस्क अच्छे से बैंक पूरा करता है तो डेविएशंस कम से कम होगी, किसी भी टाइप की सिस्टम वल्नरेबिलिटी कम से कम होगी। अगर कोई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है उसका वॉल्यूशन किया जा रहा है तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो और एक और फायदा है कि यूनिफॉर्मिटी आएगी, जो आपके एम्प्लॉयज है उन सब में यूनिफॉर्मिटी आएगी अपने काम को लेके। कंप्लायंस रिस्क किस वजह से होता है? कोई लीगल, मटेरियल, फाइनेंशियल लॉस या लॉस ऑफ रेपुटेशन, तो इसकी वजह से आपको कंप्लायंस रिस्क जो है होगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये सारे आपको रिस्क फेस करने पड़ेंगे। और रिस्क ऑफ आरबीआई पेनल्टीज अराइजेस, तो अगर आप इन सभी चीज़ों का कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट बताया, तो उसकी वजह से आरबीआई आपको पेनल्टी लगाएगा। कोई भी रेगुलेटरी कंप्लाइंस, इंटीग्रिटी या मार्केट कंडक्ट, लीगल को लेके कंप्लाइंस और इंटरनल कंप्लाइंस, अगर ये 4 कंप्लाइंसेस पूरी नहीं करेंगे तो आरबीआई पे फाइन लगाएगा। किस एक्ट के तहत? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआई को पावर मिली है कि वो बैंकों पे पेनल्टी लगा सकता है। फिर यहाँ पे एक डेटा दिया है कि जुलाई 20 से लेके मार्च 21, देखा जाए तो ये एक साल भी पूरा नहीं है, ठीक है। जुलाई, ये सिर्फ 9 महीनों में 54 बैंकों को मिला के जो 19.41 करोड़, तो मतलब 9 महीने में इतना ज्यादा फाइन पेनल्टी लगाई गई आरबीआई के द्वारा बैंकों पे, क्योंकि वो बैंकों के जो है आरबीआई की नॉन कंप्लाइंस कर रहे थे। जो जो डायरेक्शंस जारी की थी आपके आरबीआई ने, तो उसको बैंक पूरा नहीं कर रहे थे। अलग अलग सर्कुलर देता है ना आरबीआई, उसके थ्रू अपनी गाइडलाइंस जारी करता है। बैंक उसको पूरा नहीं करेंगे तो उसको फाइन देना पड़ेगा। कंप्लायंस रिस्क एंड अदर रिस्क, और कौन कौन सा रिस्क है? एक आपका रेगुलेटर रिस्क बताया, रेगुलेटर की बात को नहीं मानेंगे, कंप्लाई नहीं करेंगे तो रेगुलेटर पेनल्टी लगाएगा नॉन कंप्लायंस की वजह से, वो होता है हमारा रेगुलेटर रिस्क। ऑपरेशन रिस्क, स्टाफ का सिस्टम का कोई कमी है उसकी वजह से जो रिस्क है ऑपरेशन। लीगल रिस्क, लॉ सूट आपके खिलाफ फाइल हो गया, वो आपके लिए लीगल रिस्क है। रेपुटेशन, आपका इमेज खराब हो गया, अब वो आपके लिए एक रेपुटेशन रिस्क है। एनिहिलेशन रिस्क, आरबीआई का पॉसिबिलिटी कि वो आपकी ब्रांच को ही क्लोज करा दे, वो आपके लिए एनिहिलेशन रिस्क है। ऐसे बिजनेस रिस्क, आपके बिजनेस की प्रॉफिट जो है, सेल्स काफी कम हो गई है, प्रॉफिटेबिलिटी काफी कम हो गई है, आपका बिजनेस जो ऑपरेशन उसको काफी इंपैक्ट हो रहा है, तो वो आपका बिजनेस रिस्क की वजह से होता है। ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, एक्सटर्नल जैसे कोई नया प्रोडक्ट आ गया जिसकी ज्यादा अच्छी डिमांड है, ठीक है। और इंटरनल का क्या हो सकता है कि आप ही की खुद की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कुछ कमी है तो उसको इंप्रूव कीजिए। स्ट्रैटेजी रिस्क, आपने बहुत अच्छा प्लान, बहुत अच्छा डिसीजन बनाया, बट उसको इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई, तो वो होगा हमारा स्ट्रैटेजी रिस्क। कंप्लायंस रिस्क रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, तो उसमें 3 चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। कॉन्फिडेंशियली ब्रीच, मतलब जो डेटा है कस्टमर का डेटा वो चोरी हो गया, कॉन्फिडेंशियल। अवेलेबिलिटी ब्रीच, सिस्टम तो सही है बट वो जो सॉफ्टवेयर है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा है। इंटीग्रिटी ब्रीच, जो डेटा है वो करप्ट हो गया है, या आप बोल लीजिए जो इन्फॉर्मेशन है उसकी इंटीग्रिटी नहीं रही। इंटीग्रिटी मतलब इसमें कोई भी चेंज ना किया हो, जो डेटा है उस पर आप विश्वास कर सकते हैं, बट इंटीग्रिटी ब्रीच से आपका डेटा ही जो है करप्ट हो जाता है। कंप्लायंस पॉलिसी को लेकर जो है प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई है कि क्या क्या कंप्लायंस पॉलिसीज की होनी चाहिए। जो कंप्लायंस पॉलिसी है उसमें प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड और प्रोसीजर्स होने चाहिए कंप्लायंस फंक्शन के रिगार्डिंग, कि किस तरह से कंप्लायंस फंक्शंस काम करना चाहिए। इसको लेकर प्रॉपर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए, उसमें पूरी की पूरी गाइडलाइंस होनी चाहिए कि किस तरह से ये काम करना चाहिए। कंप्लायंस पॉलिसी में क्या क्या की एलिमेंट्स होने चाहिए, कंप्लायंस का ऑब्जेक्टिव, स्कोप क्या होगा, जोनल, रीजनल, ब्रांच, सब्सिडी, फॉरेन में किस तरह से काम करेगा, और जो आपका चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है वो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। यहाँ पे कुछ और आपको पॉइंट्स दिए हैं कि बैंकों को एक बोर्ड के द्वारा अप्रूव जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया हो, ऐसी कंप्लायंस पॉलिसी होनी चाहिए। बैंकों का जिस सबसे साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, जिस तरह के उसके प्रोडक्ट है उस हिसाब से उसका कंप्लायंस रिस्क जो है प्रोफाइल होना चाहिए। बैंकों की क्वालिटी एश्योरेंस रखना चाहिए, इंप्रूवमेंट हो सके, जो भी आपने कंप्लायंस पॉलिसी बनाई है तो इंप्रूवमेंट के लिए उसको चेकिंग के लिए क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए। और बैंकों के जो टॉप एग्जीक्यूटिव वो आरबीआई को इसकी जो है रिपोर्ट टाइम टू टाइम भेजे। और जो कंप्लायंस पॉलिसी साल में कम से कम एक बार तो उसका रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू क्यों होता है? चेक करने के लिए कि कुछ कमी है या कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, इस पर्पज के लिए। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 से आगे वाला टॉपिक को हम देखेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।